जी जनाब, बात को लेकर चलते हैं प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स नाम से ही जाहिर है दे आर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। इनका नाम का मतलब ही होता है प्राइम इम्पॉर्टेंस। ये बॉडी का 50% ड्राई मैस बनाती हैं। प्रोटीन्स और बेसिकली पॉलीमर्स। प्रोटीन्स पॉलीमर्स होते हैं किसके? ऑफ अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। सही हो गई थी बात। तो प्रोटीन्स जो हैं ये क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये सिंपल हो सकती हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड होंगे। ये कंपाउंड हो सकती हैं जिसमें अमाइनो एसिड होंगे और कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। या फिर ये डिराइव्ड हो सकती हैं, यानी कि इन दोनों से निकली हुई, जैसे कि पेप्टोन्स वगैरह या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकती हैं कोई, वो इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें पॉली अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस से बनने वाले स्ट्रक्चर्स की, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। ये याद रहे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में एक ही पॉलीपेप्टाइड होती है और उसी के अंदर डिफरेंट रेंज ऑफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। अच्छा, अब ज़रा बात की जाए स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट इज़ बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आप किसी भी प्रोटीन को गर्म करते हैं, डीनेचर करने की कोशिश करते हैं, तो उसका सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आप तोड़ रहे होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि प्रोटीन का काम उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो अगर उनका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टर्शरी था तो आपने टर्शरी स्ट्रक्चर तोड़ दिया या सेकेंडरी तोड़ दिया, तो फिर वो काम की नहीं रहेगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक को कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स, एक को कहते हैं बीटा शीट। और दोनों ही स्ट्रक्चर्स की जो बुनियाद है इनके खड़े रहने की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इट इज़ कॉल्ड दी ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ। तो ये जाना एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ट्विस्ट या फोल्ड हो जाए तो अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट की शक्ल में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होती है, और 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी आ जाते हैं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाते हैं। तो सभी मिलकर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने में काम करते हैं। ये हो गए स्ट्रक्चर्स। और अगर आप किसी तरीके से भी ये काम कर सकें कि आप इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ सकें, यानी कि जो असल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसे डिस्टर्ब कर सकें, तो इस अमल को आप डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन कहेंगे। डीनेचरिंग आप कर सकते हैं एसिड से, बेस से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट से, और करंट गुजार कर जो भी आप करना चाहें, रेडिएशन से, तो फिर ये किसी तरह भी हो सकता है। जो प्रोटीन्स हैं इनमें मशहूर के नाम अगर हम लें तो वो हार्मोन्स इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स इसकी मिसालों में आ सकते हैं, जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन्स को हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, या फिर वो जो डीएनए है उसको रैप करने के लिए ये प्रोटीन्स इस्तेमाल हुई होती हैं कुदरत में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एंजाइम्स की बात की जा सकती है। एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। तो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में भी हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। एंजाइम्स की बात चल रही है जी। एंजाइम्स जो होते हैं ये भी बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर आमतौर पर ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट नहीं होता, इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये आगे से काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। ये हो सकते हैं हाइड्रोलेजेस जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन करवाते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे पास लाइपेज है जो लिपिड की हाइड्रोलिसिस करवाता है, एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करवा सकता है, प्रोटीएज है जो प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवा सकता है। तो हाइड्रोलेजेस के अलावा ये हो सकते हैं लाइएजेस, ये हो सकते हैं लाइगेजेस, ये हो सकते हैं आइसोमरेजेस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये ना काफ़ी सारे 5-6 टाइप के हैं, जैसे कि बुक में लिखे हुए।
तो इनको आपने देख लेना है कि ये कौन कौन से टाइप के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी कोई सवाल हमें लगता नहीं है, उम्मीद नहीं है ऐसी कि इसमें से आ सकता है, लेकिन एंजाइम्स में जनरली जो बातें आ सकती हैं वो जनरल बातें हैं कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है। एंजाइम्स की एक्टिविटी रिलेट करती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, एंजाइम की एक्टिविटी रिलेट करती है एंजाइम की ही कंसंट्रेशन पर, जिसके बढ़ने से एक ख़ास हद तक जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। एंजाइम को काम करने के लिए चाहिए होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये आगे से जो है कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर कोई इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक आयन्स जो हैं वो आयरन हो सकता है, क्रोम ऑक्सीडेज के लिए जिंक हो सकता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए मैग्नीशियम हो सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के लिए ऑर्गेनिक में जो विटामिन B12 है या फिर निकोटीनामाइड एटीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वो भी हो सकते हैं। तो ये भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए काम करते हैं। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़ास तरीके से काम करते हैं एक मॉलिक्यूल पर। फॉर एग्जांपल FSC पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि जो यूरिया पर काम करता है वो थायोयूरिया पर काम नहीं करता, या मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ यूरिया पर काम नहीं करता। तो ये एंजाइम्स में एक और एक ख़ास बात लिखी हुई है, आइसो एंजाइम भी होते हैं। आइसो एंजाइम जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बेसिकली जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पर काम करते हैं लेकिन दे आर केमिकली डिफरेंट, तो उन्हें आइसो एंजाइम कह देंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग एंजाइम काम कर सकते हैं, तो ये सब के सब एंजाइम क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट पर काम कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड आइसो एंजाइम। एक और बात है FSC पार्ट 2 की बुक के अंदर कुछ एंजाइम जो है लाइक थ्रोम्बिन है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज 1 है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज रिकेट्स में बढ़ जाता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज 1 जो है ये हार्ट की प्रॉब्लम्स में ज़्यादा हो सकता है, थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की 2-3 मिसालें वो आपको देख लेनी चाहिए। तो ये सारी बात हो गई एंजाइम्स के हवाले से, और इतना ही कुछ प्रोटीन के हिस्से में हमने करना है। बहुत ही बेसिक लेवल का काम है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कुछ कॉमन प्रोटीन्स अगर कहीं पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन है, एग वाइट में पाई जाती है, कोई आप कह सकते हैं केराटिन बालों में पाई जाती है, या फिर अगर आप कोई बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कैसीन ब्लड ब्लड कह रहा हूँ मिल्क में पाई जाती है। तो इसी तरीके से कोलाजन है वो कुरकुरी हड्डी में पाई जा सकती है। तो इस तरह के जो छोटी छोटी प्रोटीन्स हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनका डाटा आपने हल्का सा नेट से सर्च करके पढ़ लेना, इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लिपिड्स की तरफ।